नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जोशिता पंता है एंड मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मेडिकल सर्विसेज टीम में डिप्टी मैनेजर हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर सुप्रप्रकाश सान्याल हैं जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं हीमेटोलॉजी, हीमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। वेलकम सर टू आवर पोर्टल। सर आज हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे। तो सर पहला सवाल है कि हमारे यहाँ पे एनीमिया की काफ़ी बात होती है, तो व्हाट इज़ एनीमिया बेसिकली एंड उसकी मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या हैं सर? एनीमिया का मतलब होता है कि शरीर में जब खून कम हो जाते हैं, इसको हम लोग एनीमिया बोलते रहते हैं। इसको एक डेफिनेशन भी हुआ करते हैं और वो WHO, आप लोग सभी जानते हो, WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका एक डेफिनेशन हुआ करते हैं। तो कोई भी मेल को हीमोग्लोबिन 13 के नीचे चले गए, कोई भी फीमेल को हीमोग्लोबिन 12 के नीचे चले गए, इसको हम लोग एनीमिया बोल के जानते हैं। दूसरा चीज़ है कि एक बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमारा देश में रहते हैं। ये बाहरी देश जैसे वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूरोप, अमेरिका में हीमोग्लोबिन हमारा देश से लोगों से ज़्यादा होते हैं। ये सरासर गलत है और हीमोग्लोबिन का कोई डेफिनेशन कोई कंट्री वाइज नहीं होते हैं। कोई पुअर अर्बन पुअर रिच नहीं होते हैं, अर्बन रूरल नहीं होते हैं, ऐसा कोई डिवाइड नहीं रहता है। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड हीमोग्लोबिन का एक ही डेफिनेशन होते हैं जो हम लोग WHO का डेफिनेशन मान के चलते हैं। तो वेरी सिंपल, हीमोग्लोबिन 13 के नीचे मेल्स के लिए और हीमोग्लोबिन 12 के नीचे फीमेल्स के लिए हम लोग इसको एनीमिया मान के चलते हैं। और एनीमिया का हमारा आप देखेंगे ऐसा हीमोग्लोबिन का ऐसा आप स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बनाएंगे, देन सारा दुनिया में 25% पॉपुलेशन, मतलब सारा दुनिया में जितनी आबादी है इसमें 4 लोगों में 1 लोग एनीमिक होते हैं। तो इसका जो लोड है ये बहुत ही बड़ा लोड है जो हमारा नॉट ओनली हेल्थ केयर के ऊपर प्रेशर देते हैं, हमारा डे टू डे एक्टिविटी, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा जॉब असेसमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन, स्टूडेंट्स को स्टडीज़ का जो एक्यूमेंट होते हैं, बहुत सारे चीज़ के ऊपर इसका बहुत बुरा असर होते हैं जो हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं। तो हमारा देश को बहुत फिट बनाना है, हमारा शक्तिशाली बनाना है, तो देन हमारा भी सबको ही टारगेट हीमोग्लोबिन जो रेंज WHO बताया है उसका ऊपर हासिल करना पड़ेगा। सर एनीमिया का कोई जेनेटिक कॉज भी है? एनीमिया का जो होते हैं जेनेटिक कॉज डेफिनेटली रहते हैं। तो हमारा देश में आप सभी लोग आप थैलेसीमिया बीमारी के बारे में सुने हो, सिकल सेल एनीमिया का बारे में सुने हो, तो ये सब मेनली जेनेटिक डिजीज़ होते हैं। इसका होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब बहुत सिंपल है, कोई बच्चा आज की तारीख में हमारा देश में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया लेके जन्म लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बहुत अवेयरनेस का ज़रूरत है। जैसे हम लोग हमारा नाम जानते हैं, हमारा ब्लड ग्रुप जानते हैं, ऐसे हमारा हर इंसान को हमारा हीमोग्लोबिन को टाइप भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम लोग HPLC बोलते हैं, ज़िंदगी में एक ही बार करना पड़ता है। उसको आपको मालूम चल जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, कि आप कोई थैलेसीमिया बीमारी को कैरियर हो, कि कोई सिकल सेल एनीमिया का बीमारी को कैरियर हो, कि बाकी कोई हीमोग्लोबिन का बीमारी को कैरियर हो। आप जब जान गए हैं और जब आपको शादी होने जा रहे हैं तो आपको पार्टनर को भी वो जानना बहुत ज़रूरी है, आप कौन सा कैटेगरी में आते हो। और इसको हम लोग हमारा भाषा में थैलेसीमिया कैरियर व सिकल सेल एनीमिया कैरियर बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या होता है, मिसकंसेप्शन क्या होता है, लोगों को लगता है कि हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, तो हमको ये टेस्ट क्यों कराए। क्योंकि बहुत सारे इंसान ऐसे भी रहते हैं जिसको हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहते हैं 14-15 के आसपास, लेकिन तब भी वो थैलेसीमिया का कैरियर, सिकल सेल एनीमिया का कैरियर बनते हैं। और जब दोनों मियाँ बीवी का शादी होते हैं या दोनों का ऐसा कैरियर का तकलीफ रहता है, तो 25% का बच्चा पूरा बीमारी वाला लेके जन्म लेने का चांस रहता है। और ऐसा कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो परिवार के लिए, वो बच्चे के लिए, वो पिता माता के लिए एक बहुत बड़ा दुख के कारण हो जाते हैं, जो दुख के कारण हम लोग सिर्फ एक ब्लड टेस्ट करके ही बंद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो देश में ऐसा प्रोग्राम चालू रहते हैं। जैसे एक बहुत छोटा कंट्री है साइप्रस बोल के, जिधर थैलेसीमिया का बहुत बड़ा ताज़ा आबादी रहते थे एक ज़माने में, लेकिन वो लोग ऐसा मास स्क्रीनिंग करके वो बीमारी को निकल पाए हैं। ये काम में सिर्फ हीमेटोलॉजिस्ट को भी नहीं, पेडियाट्रिशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट, इनको भी बहुत आगे आना पड़ेगा। इन लोगों को कभी भी कोई माँ जब एंटीनेटल केयर में आते हैं, उनका पहले भी टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए एक मास अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2,
कुछ शरीर में ब्लड आरबीसी में कुछ एंजाइम का प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे G6PD डेफिशिएंसी बोलते हैं, पाइरूवेट काइनेस डेफिशिएंसी बोलते हैं। ऐसा कुछ बीमारियां हैं। जैसे कुछ टाइप में हमारा हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें गड़बड़ रहते हैं और वो भी एनीमिया के कारण बन सकते हैं, और ये सब का जेनेटिक बेसिस रहते हैं। तो एनीमिया जेनेटिक होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली नहीं। मोस्ट कॉमनली आप पूछे तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया जो होते हैं ये न्यूट्रिशनल होते हैं। शरीर में आयरन का कमियां, शरीर में विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कमियां यही होते हैं। तो हम लोग को सिंपल तरीका से बांटते हैं, कॉजेज ऑफ एनीमिया बोलते हैं तो हम लोग का दिमाग में 4 ही कारण आते हैं। नंबर 1 इज़ न्यूट्रिशनल, जो मैं बताया आपको, जो कॉमनेस्ट होते हैं। नंबर 2 इज़ अ हीमोलाइसिस, मतलब हमारा हीमोग्लोबिन बनने के बाद जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तीसरा होता है ब्लड लॉस। कोई पेशेंट को पाइल्स है, फिशर्स है, कोई फीमेल्स को मेनोरेजिया है, बहुत ज़्यादा पीरियड में ब्लीडिंग होते हैं, ये ब्लड लॉस के लिए भी एनीमिया होते हैं। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट कारण रहते हैं कि कोई भी बोन मैरो में जिधर खून पैदा होता है उधर कोई तकलीफ रहता है, जैसे ब्लड कैंसर, मल्टीपल मायलोमा, अप्लास्टिक एनीमिया, ये सब कारण में भी एनीमिया हो सकते हैं। तो ये हम लोग 4 ही कारण मान के चलते हैं। सो बेसिकली सर, जैसे आप कह रहे हैं एनीमिया का एक कॉज सिकल सेल डिजीज़ या थैलेसीमिया होता है, तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या है फिर? सो 2 एस्पेक्ट में ये बात मैं आपको एड्रेस करना चाहता हूँ जशीदा मैडम। तो एक पहला चीज़ है कि इसको होना ही नहीं देना चाहिए, जैसे मैं आपको पहले बताया मैंने कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। पर दूसरा चीज़ जब होते हैं ऐसा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया होते हैं, तो मैं पहले थैलेसीमिया का बात करूँ तो थैलेसीमिया का सबसे इम्पोर्टेंट का ट्रीटमेंट जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हम लोग बोलते हैं, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है कि एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो करके हम लोग बच्चे को क्योर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए डोनर लगते हैं, और ज़्यादातर हम लोग फैमिली सिबलिंग डोनर, भाई बहन वाला डोनर ही 10x10 मैच वाला ही प्रेफर करते हैं। अभी कुछ सेंटर्स में मैच अनरिलेटेड डोनर वाला ट्रांसप्लांट भी होने लगे हैं। कोई जगह में हाफ मैच ट्रांसप्लांट, जिसको हम लोग हैप्लो ट्रांसप्लांट बोल रहे हैं, वो भी होने लगे हैं। लेकिन ये सब चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्टाइज का बहुत ज़रूरत है। जो पेशेंट ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते हैं उनको बराबर ब्लड ट्रांसफ्यूशन देना, बराबर फोलिक एसिड सप्लीमेंट करना, उनका बोन्स की तरफ ध्यान देना, अच्छा से कैल्शियम, विटामिन D3 लेकर, सबसे जो इम्पोर्टेंट है आयरन चिलेशन का ट्रीटमेंट बराबर चालू रखना चाहिए। तो ये 4 पिलर रहता है थैलेसीमिया बीमारी का। सिकल सेल एनीमिया का जो बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया का बीमारी में हम लोग जब मालूम चल जाता है पेशेंट को सिकल सेल डिजीज़ है, देन एक गोली हमारा देश में मिलता है जिसका हम लोग हाइड्रोक्सूरिया बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, ऑर्गन डैमेज को बहुत ही कम कर सकते हैं। और अभी एक नया दवा भी आए हैं जो इसको हम क्रिजोटिनिब बोलते हैं। जो पेशेंट को हाइड्रोक्सूरिया में काम नहीं होता है उनको ये दवाई से बहुत असर मिलता है, उनका पेनफुल क्राइसिस का इंसिडेंस बहुत कम हो जाते हैं। सर ल्यूकीमिया की बात करते हुए, क्या अनीमिया एक साइन है ल्यूकीमिया की तरफ? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कोई भी इंसान को वीकनेस लग रहा है, जब उन्होंने ब्लड टेस्ट किया है, ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन कम है, WBC कम व ज़्यादा दिख रहा है, प्लेटलेट्स भी कम दिख रहा है, तो ये जाएगा में ल्यूकेमिया का एक बात तो दिमाग में तो हम लोग को आते ही रहते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब क्या बीमारी हो सकता है उसको हम लोग ल्यूकेमिया दिमाग पे रखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, ल्यूकेमिया का कोई नाम बहुत बड़ा है, हम लोग को लगता है ऐसा बीमारी हुआ मतलब बहुत कुछ होने वाला है। शुरू में एक्चुअली पेशेंट को इतना कुछ बड़ा सिम्टम्स से भी ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगने का, थोड़ा वीकनेस, फैटिग लग रहा है, थोड़ा चलने में सांस फूल रहा है, थोड़ा छोटा हल्का फीवर आ रहा है, थोड़ा दांत से नाक से खून आ रहा है। तो ये सब जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हम लोग बोलते हैं, ल्यूकेमिया में मोस्ट ऑफ द टाइम बीमारी शुरू होने के समय नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स से शुरू होता है, और जो बहुत टाइम पेशेंट लोग इग्नोर करते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा हल्का बुखार है, ठीक हो जाएगा, कुछ वायरल है, ऐसा है, ये सब चीज़ जब चलते जा रहा है, मतलब कम नहीं हो रहा है, तब तुरंत कोई एक्सपर्ट डॉक्टर को जैसे दिखा के इसका सोल्यूशन निकालने का कोशिश करना चाहिए। सर नाउ जो वेजिटेरियन या वेगन्स लोग हैं, जो वेगन्स पसंद करते खाना, उनके में एनीमिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं सर होना? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो वेजिटेरियन वेगन पॉपुलेशन है, ये लोग खूब सिंपल भाषा में ये लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं खाते। और हमारा जो शरीर में विटामिन B12 बोल के एक चीज़ लगता है, वो कोई प्लांट सोर्स से मिलता नहीं है। विटामिन B12 ऐसा दुनिया का एक लौते विटामिन है जो सिर्फ हमारा एनिमल सोर्स से आते हैं। तो जो लोग नहीं खाते हैं उनका बॉडी में जन्म से स्टोर रहते हैं,
लेकिन स्टोर डिप्लीट होने के कारण विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया होते हैं, जिसको हम लोग हमारा भाषा में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। और ये बहुत इजीली क्यूरेबल है, इसका ज़्यादा कुछ इम्प्लिकेशंस भी नहीं है और पेशेंट एकदम ठीक भी हो जाते हैं। सर, जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स होती हैं, दे कैन नॉट ब्रेस्ट फीड व्हेन दे आर आयरन डेफिशिएंट, ऐसा है क्या सर? ऐसा कुछ है नहीं। पहला चीज़ है, प्रेगनेंसी जो होते हैं, प्रेगनेंसी के समय शरीर का आयरन का डिमांड, ब्रेस्ट फीडिंग के समय शरीर का आयरन का डिमांड बढ़ जाते हैं, आयरन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं। आई विल यूज मोर स्पेसिफिकली, तो आयरन का रिक्वायरमेंट जब बढ़ते हैं, सिर्फ डाइटरी मॉडिफिकेशन से कभी कभी वो मैच नहीं होते हैं, तो कभी कभी आयरन सप्लीमेंट्स लगते हैं। हम लोग को आयरन सप्लीमेंट्स देके बराबर देके हीमोग्लोबिन के बराबर रख के तो हम लोग को ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखना चाहिए, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे का इम्यूनिटी के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं मानता हूँ, बच्चे और मम्मी का जो बॉन्डिंग होते हैं उसमें ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत बड़ा हिस्सा रहते हैं। सो हीमोग्लोबिन को मैनेज करना रहता है, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना रहता है, उसके साथ ब्रेस्ट फीडिंग आराम से मम्मी लोग कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। सर, डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एनीमिया सर? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है और हम लोग जानते हैं दे आर एक टाइप का एनीमिया होते हैं जिसको हम लोग एनीमिया क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं, जिसको कोई लोग आज की तारीख में एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। सो एनीमिया क्रॉनिक डिजीज़ मतलब जो ही पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ रहते हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बाकी अदर आर्थराइटिक प्रॉब्लम, इन लोग को एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म डिजीज़ के कारण शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, उसका असर बोन मैरो में भी पड़ते हैं और वो लोगों को भी एनीमिया होते हैं। तो डायबिटीज़ पेशेंट को एनीमिया क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं और ये बहुत ध्यान से डायग्नोसिस करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी उसका पीछे और कोई भारी बीमारी भी छुपे रह सकते हैं। तो ये चीज़ को बहुत क्लियर कट कर लेना चाहिए कि कौन सा तरीके का बीमारी है। दूसरा चीज़ है, एनीमिया क्रॉनिक डिजीज़ का कोई सिंगल टेस्ट नहीं होते हैं, एक टेस्ट करके हम लोग बोल नहीं सकते कि एनीमिया क्रॉनिक डिजीज़ है। तो ये बेसिकली डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूशन, मतलब हम लोग को बाकी टेस्ट करके बताना पड़ता है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तब बैकग्राउंड में ये बीमारी है, तो ये एनीमिया क्रॉनिक डिजीज़ है। सर, अनीमिया की बात करते हुए, अनीमिया एक साइन है पुअर डाइट खाने का? डेफिनेटली। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और न्यूट्रिशनल डिप्राइवेशन एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है एनीमिया का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारे खाने का फैटिज्म भी इसका पीछे कारण रहते हैं। सो आयरन डेफिशिएंसी, तो मेनली जब भी हम लोग न्यूट्रिशनल एनीमिया का बात करते हैं, हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और विटामिन B12 डेफिशिएंसी का बात करते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी का बात मैं पहले ही किया आपसे। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो आयरन रिच फूड है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहते हैं, ये सब चीज़ में अच्छा खासा आयरन मिलता है। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आज एक मीथ मैं बोलता हूँ, जब पेशेंट को हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं, 7-8 हो जाते हैं, तब खाना बढ़ा के आप इसको क्योर नहीं कर सकते हो। लोगों को लगता है हम लोग खाना बढ़ा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। जब डेफिशिएंसी है, आपको डेफिशिएंसी का इलाज करना पड़ेगा। खाना का रोल किधर है, आपको मेंटेन करने का समय खाने का रूल आता है। समझो आपका हीमोग्लोबिन 12-13 मेंटेन हो रहा है, उस जगह को उसको मेंटेन करने के लिए आपको खाना हेल्प करेगा। लेकिन आपको हीमोग्लोबिन 6 है, कल से 6 और 7 है, अब आप कल से खाना बढ़ा दिया तो आपका हीमोग्लोबिन 12-13 हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सर, एक मिथ है कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो लीड्स टू हैवी ब्लड लॉस एंड दस लीड्स टू एनीमिया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेंस्ट्रुएशन और हेवी मेंस्ट्रुएशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है एनीमिया का हमारा देश में। और बेसिकली क्या होता है, क्रॉनिक ब्लड लॉस होते होते शरीर में आयरन का कमियां हो जाता है और उसके कारण हीमोग्लोबिन बन नहीं पाता है। तो हमारा देश में एक सबसे बड़ा मुश्किल क्या होता है, हमारा देश में सोशल टैबू के कारण फीमेल्स लोग सबका ही अपने आप का जो साइकिल फ्लो होते हैं उसको नॉर्मल मान के चलते हैं, बिकॉज वो लोग डिस्कस तो नहीं करते हैं बिकॉज हमारा फ्लो ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, तो ये वो लोग समझ नहीं पाते हैं। दूसरा चीज़ है कि कोई भी ब्लीडिंग, कोई भी औरत के जब लाइफ में ब्लीडिंग 5 दिन से ज़्यादा हो, उसमें बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आ रहे हैं, उनको ड्यूरेशन से ज़्यादा लंबा चल रहे हैं, उनको फ्लो का ड्यूरेशन, साइकिल का ड्यूरेशन कम होने लगा है, ये सब जगह में तुरंत डॉक्टर के साथ बात करना चाहिए। क्योंकि एनीमिया एक ऐसा बीमारी है, ये आपको तुरंत तकलीफ नहीं देगा, लेकिन ये हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारा डे टू डे एक्टिविटी है, डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ रहता है, डे टू डे स्टडी एक्टिविटीज़ रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत बड़ा एक डैमेजिंग इफेक्ट बनता है।
समझो आप स्टूडेंट्स हो, अचानक कोई स्टूडेंट्स को आप देखोगे पढ़ाई में जितना तेज था वो बराबर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। ऑफिस में आप बराबर आपका ऑफिस का जो मीटिंग होता है आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका शरीर में जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है आपका अटेंशन, कंसंट्रेशन, ये सब चीज़ कम हो जाता है। और एक चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 में इसका बात करना ही चाहिए, जिसका हम लोग क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम बोलते हैं। तो बहुत सारे इंसान, वर्किंग प्रोफेशनल्स, काम का होने आने के बाद फैटिग का कंप्लेन करते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है, कोई सोशल लाइफ वो कुछ बचा ही नहीं रखा है। तो इस जगह में हम लोग ब्लड टेस्ट करके बहुत समय देखते हैं हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आयरन का कमियाँ है। तो हमारा सेल लेवल में जब आयरन कम हो जाते हैं, जिसको हम लोग हमारा भाषा में आयरन डेफिशिएंट इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, ये एनीमिया नहीं है, लेकिन एनीमिया की बिना आयरन डेफिशिएंसी, इस जगह में भी इंजेक्टेबल आयरन एकदम महूसत जैसे काम करता है, पेशेंट एकदम तुरंत ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ को भी आज की तारीख में बहुत ध्यान देने का ज़रूरत है। सर एक आखिरी सवाल, क्या चाय कॉफ़ी एनीमिया की तरफ इंसान को ले जाती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आप जो पूछ रहे हो चाय में क्या रहता है, चाय में टैनिन बोल के एक चीज़ रहते हैं, कॉफ़ी में कैफीन बोल के एक चीज़ रहते हैं। तो ये टैनिन एंड कॉफ़ीन जब रहता है, ये हमारा शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने नहीं देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को, पर्टिकुलरली जब मैं साउथ इंडिया में था, मैं देखता था उधर का लोग डिनर की बाद कॉफ़ी पीते हैं तुरंत। तो डिनर की बाद आप तुरंत कॉफ़ी पियो तो आप जो खाना खाए हैं जिसमें आयरन थे, वो कॉफ़ी के साथ जो कैफीन गया है वो आपको बॉडी में एब्जॉर्ब करने नहीं देगा। तो आप आयरन खा रहे हो लेकिन वो शरीर के अंदर घुस नहीं रहा है। तो इमीडिएटली खाने की बाद, जैसे फुल मील जैसे लंच डिनर होता है और हम लोग का कैफीन टी कॉफ़ी व चाय पीते हैं, वो हम लोग आयरन के एब्जॉर्प्शन को सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर करता है। तो इस बेसिस में कॉफ़ी और चाय पर्टिकुलरली आफ्टर हेवी मील्स में आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करके भी एनीमिया कर सकते हैं। सर लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को कोई हेल्थ टिप देंगे? तो पहला चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मुझे लगता है समझना चाहिए, कि कोई भी इंसान को अचानक कमजोरी लगने लगा, अचानक भी नहीं, बहुत दिन से कमजोरी लग रहा, नॉर्मल हाउस होल्ड का काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, स्टूडेंट्स को अटेंशन स्पैन का प्रॉब्लम हो रहा है, कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूडेंट का जो स्टडी एक्टिविटीज़ था, स्टडी परफॉर्मेंस था, वो भी डीप होने चालू होता है, फैटिग होने लगा है जो अनएक्सप्लेन्ड है, ये सब जगह में हीमोग्लोबिन चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ नंबर 1। और नंबर 2, मैं सभी इंसान को बोलता हूँ, आपको जैसे नाम जानने का राइट है, आपको जैसे आपका ब्लड ग्रुप जानने का राइट है, जैसे आपको आपका हीमोग्लोबिन भी जानने का बहुत राइट है। तो हर इंसान को एटलीस्ट एक बार ज़िंदगी में HPLC कर लेना चाहिए, और देन आपका हीमोग्लोबिन को जो स्वरूप है उसका आपको मालूम चल जाएगा। देन हम लोग आराम से थैलेसीमिया का बीमारी और सिकल सेल एनीमिया का बीमारी और बाकी जो हीमोग्लोबिनोपैथीज बीमारी रहते हैं उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दैट हम लोग को OPD में बैठ के एकदम से दुख भरी काउंसलिंग जो होता है, 8 महीना के एक बच्चा बैठी है और पेरेंट्स रो रही है, ऐसा काउंसलिंग थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया का करना नहीं पड़े। थैंक यू। So thank you so much sir for coming to our site and speaking to us. I hope सर ने आपके काफ़ी सवालों के जवाब दिए होंगे। In case you have any other question, आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनके जवाब दे सकें।